नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जिले में पानीपत खटीमा हाईवे पर पानीपत से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलट जाने से उसमें सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस के पलट जाने से करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को शामली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यह हादसा जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव मन्ना माजरा के पास हुआ। हरियाणा के पानीपत से एक प्राइवेट बस सवारियों को लेकर शामली के लिए चली थी। जैसे ही यह बस शामली के पानीपत खटीमा हाईवे पर कैराना कोतवाली के गाँव मन्ना माजरा के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलट जाने से बस में सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को शामली नगर के जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। मृतक युवक का नाम वसीम है। यह युवक शामली का ही रहने वाला है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमारे घर किराना से आ रही थी बस, और जो है यहाँ से किसी वजह से तेजी में थी, पलट गई। मर्जा फोन किया, मैं नगर पालिका से हूँ, जैसे ड्राइवर जैसे लेकर आया हूँ। जब आ गए अच्छा, पता लग पाया हो बस में कितने यात्री थे? इसमें तो 20-25 आदमी। कि पानीपत से एक प्राइवेट बस शामली के लिए आ रही थी, जो यहाँ कैराना से शामली के बीच में, कैराना से लगभग 5 किलोमीटर आगे आकर के तेज स्पीड के कारण पलट गई है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 6 घायल हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों में एक 2 साल का है और एक 10 साल का है। ये CSC शामली में भेजे गए हैं सभी घायल, और जो मृतक है उनका यहाँ से PM के लिए डेड बॉडी वहाँ से शामली भेजी जा रही है। सर, क्या बस पलटने का कारण पता चला है सर? अभी जो कारण पता चला है वो बस की तेज स्पीड पता चली है। ARTO महोदय को जांच दी गई है बस की फिटनेस के लिए, उसका और जो अपना बस के रिकॉर्ड होते हैं उसकी जांच करने के लिए। कहाँ का रहने वाला है? ये शामली तहसील का रहने वाला है, इसी जनपद का रहने वाला वसीम नाम है उसका। एक से जानकारी हुई है कि गाड़ी को मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के गांव सोरो में मेन रोड पर जल भराव की समस्या का निदान कराने की मांग ग्रामीणों ने की है। गांव सोरो के मेन रोड पर जल भरा हुआ है। यह रास्ता 5 से 6 गांवों का मुख्य रास्ता है, जिससे क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से अनुरोध किया है कि पानी की निकासी का समाधान किया जाए और ग्रामीणों को हो रही इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। अगर इस ओर अधिकारियों ने ध्यान देकर समस्या का समाधान नहीं किया तो जल्द ही ग्रामवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रास्ते के बारे में हमने पहले भी एक विरोध प्रकट करा था। इस पे हम DM साहिबा का एक बार ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। DM साहिबा एक बार यहाँ आकर देखें, और गांव 4-5 गांव का रास्ता है ये। गांव के लोग पानी को देखकर वापस हो जाते हैं। आज से पहले आपने जबकि पिछली बार हलचल इंडिया न्यूज़ से बात की थी, उस बारे में कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे? कोई अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, अब तक आकर भी नहीं देखा। तो फिर अब आगे करने का सोचा है आपने? आगे उग्र आंदोलन होगा और समाजवादी लोग इसमें उग्र आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार करें हैं। SSP अभिषेक यादव व SP देहात नेपाल सिंह और CO जांसठ शकील अहमद के निर्देशन में धरपकड़ अभियान के तहत बुधवार की देर रात रामराज पुलिस ने तारापुर मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस को एक युवक तारापुर की ओर से आता दिखाई दिया तो पुलिस ने युवक को संदिग्ध मानते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस तलाशी में उसके पास से 4 किलो डोडा पाउडर बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम ज्ञान सिंह पुत्र करम सिंह निवासी गाँव नहेटा थाना समाना पटियाला पंजाब बताया। पुलिस ने आरोपित का चालान कर उसे जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित स्काई नर्सिंग होम पर गुरुवार को लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की मौत की सूचना पर जिला अस्पताल की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एडिशनल CMO अरविंद पवार की अगुवाई में टीम ने अपनी जांच की, जहां पर बड़ी लापरवाही पाई गई, जिसके चलते नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। जहां मृतक नवजात बच्चे के पिता रोहित का आरोप है कि जिला चिकित्सालय की एक आशा राजनेता ने जबरन उसकी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए इस नर्सिंग होम में बुधवार को भर्ती करा दिया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई।
गई, जिसके चलते पीड़ित पिता रोहित द्वारा सिविल लाइन थाना और जिला चिकित्सालय में शिकायत की गई थी, जिस पर आज एडिशनल सीएमओ के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय की एक टीम ने स्काई नर्सिंग होम में छापेमारी की। इस दौरान एडिशनल सीएमओ अरविंद पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि नवजात बच्चे की मौत की सूचना पर इस नर्सिंग होम में जांच की गई है, तो पाया गया कि नर्सिंग होम जिला चिकित्सालय से रजिस्टर्ड ही नहीं है। साथ ही इस नर्सिंग होम में बहुत सी अनियमितताएं भी देखने को मिली है, जिसके बाद इस नर्सिंग होम को सील करने की कार्रवाई की गई है। बहरहाल आपको बता दें कि इस नर्सिंग होम में बनाए गए वार्डों को भी किराए पर दिया गया है, जहां बाकायदा लोग भी रहते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि वाकई में इस नर्सिंग होम में किसी को दुरुस्त इलाज मिल सकता है क्या? जी दरअसल बात यह है, हम सरकारी अस्पताल में थे तो हमारी वहाँ रिपोर्ट वगैरह सब मिल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसमें खून की कमी है, उसमें पानी की कमी है, आप इसको गोली देते रहना तो ये सही हो जाएगी। आशा ने फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया है और यहाँ पे कहने लगे हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे। उसके बाद जी हमने मना किया है कि हमारे पेरेंट्स को आने दो, क्योंकि हमारे बड़े हैं वही करेंगे। तो उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती हाथ पैर खींच के ले गई। इनको कोई नहीं, हमने बात कर ली, आप यहाँ पे एडमिट हो जाइए। है वो जो जबरदस्ती कर रही है? जी आशा है वो। क्या नाम है उसका? राजनीता। फिर क्या हुआ उसके बाद? जी कुछ नहीं, उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाई देते रहे और उसके बाद फिर डिलीवरी मतलब कहने लगे कि सुबह तक बच्चा हो जाएगा आपको। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें ये बताया गया कि बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। फिर सुबह बताया गया कि बच्चे की डेथ हो गई। लॉकडाउन के कारण जहां एक और पैसे से हर वर्ग परेशान है, वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन द्वारा निरंतर अभिभावकों पर फीस के लिए बनाए जा रहे दबाव के कारण अभिभावक पूर्ण रूप से टूट चुके हैं, जिसके चलते आज कई अभिभावकों ने कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में स्कूल प्रशासन की शव यात्रा निकाली, जिसका अंतिम संस्कार कलेक्ट्रेट तिराहे पर किया गया। इस दौरान अभिभावकों ने अपनी समस्या से रूबरू कराते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते पैसे की बहुत अधिक तंगी आ चुकी है। ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल ही नहीं खोले गए तो आखिर किस बात की फीस जमा कराई जाए। फिर भी स्कूल प्रशासन द्वारा निरंतर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द फीस जमा कराएं। शासन प्रशासन को भी निरंतर अवगत कराने के बाद किसी प्रकार की कुछ सहायता मुहैया नहीं हो सकी, जिसके चलते आज यह शव यात्रा निकालकर स्कूल प्रशासन का अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। हम पिछले 3 महीने से लगातार कोविड-19 में आर्थिक तंगी के दौर में फीस माफी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन से, प्रशासन से, स्कूल संचालक क्या सरकार से कोई भी हमारी सुनवाई करने का काम नहीं कर रहा है। आज हमने स्कूल संचालकों का आरती सजाने का काम किया और उनका अंतिम संस्कार करने का काम किया। तीजा भी करेंगे, 13वीं भी करेंगे, 24 तारीख को स्कूल कलेक्ट्रेट का घेराव भी करने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर जाने का काम भी करेंगे। जब तक हम अभिभावकों की जो आर्थिक स्थिति खराब है, फीस माफ करने का काम नहीं किया जाता, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपके द्वारा जो है लगातार जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या अधिकारी बारे में मतलब आपसे मिले या नहीं मिले, क्या मतलब? अधिकारी हो या नेता हो, सब पूंजीपतियों के वश में हैं। गरीब का नाम जरूर हर जगह ले जाता है, गरीब के लिए ये करा जा रहा है, गरीब के लिए ये करा जा रहा है, लेकिन गरीब की तरफ देखने का किसी का काम नहीं हो रहा है। उसी का नतीजा है कोविड-19 के बाद आज 4 महीने से स्कूल बंद हैं, उसके बाद ही फीस मांगने का काम करा जा रहा है। स्कूलों का खर्चा कुछ नहीं है। विद्यालय में प्रथम स्थान आने पर परिजनों ने छात्रा को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। दरअसल मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव समस्तपुर की रहने वाली रेणु सिरोही पुत्री नवराज सिंह ने मुजफ्फरनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय बघरा में सीबीएसई की इंटर में 96.8% अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है। छात्रा रेणु सिरोही के स्कूल में टॉप आने पर परिजनों ने घर पर आकर मिठाई खिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। छात्रा रेणु ने पत्रकारों को बताया कि उसका सपना IAS बनने का है। रेणु की सोच परिजनों को अच्छी लगी। आशीर्वाद देते हुए कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की बात कही। छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री ने सीबीएसई की 12वीं में 96.8% अंक प्राप्त कर स्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्कूल व गांव समस्तपुर का नाम रोशन किया है। रेणु की सफलता पर माता पिता व नगर वासियों ने उन्हें बधाई दी। रेणु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों व माता पिता को दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय में 96.8 IAS रात को लगभग 4 घंटे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के अभिनव अरेलिया ने मीरापुर टॉप किया है। अभिनव अरेलिया ने 96.4% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। सीबीएसई के कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित किया गया।
इसमें ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के छात्र अभिनव अरेलिया ने 96.4% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया है। हर्षिता ने 95.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय व कुर्रत उल ऐन व भूमिका धामा ने संयुक्त रूप से 93.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 98.2% रहा। प्रधानाचार्य दीपक कुमार धीमान व समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं ने सभी छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और भविष्य में और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीबीएसई द्वारा आज क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अभिनव अरेलिया 96.4% मार्क्स के साथ स्कूल टॉपर रहे हैं। हर्षिता विद 95.2% मार्क्स हैज स्टूड ऑन द सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन हैज बीन शेयर्ड जॉइंटली बाय कुरुतुल एन एंड भूमिका धामा, जिन्होंने 93.4% मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी बच्चों को भी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा को पास किया है, उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। बुधवार को जारी सीबीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम में इस बार भी लड़कियों का दबदबा रहा। आपको बता दें कि हरिद्वार में रुड़की के हर्ष गुप्ता ने जिले में जहां टॉप किया, वहीं टॉप 10 में कई लड़कियों ने बढ़त बनाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लड़कियां इस बार लड़कों से कहीं आगे चल रही हैं। डीपीएस बीएचईएल रानीपुर की ताशी बंसल ने 98.8% अंक के साथ प्रदेश में 5वें स्थान पर, जबकि हरिद्वार जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि ताशी बंसल ने बताया कि वह एक साधारण परिवार थे और साधारण जीवन जीती है। बिना ट्यूशन के एनसीईआरटी की किताबों और अपने माता पिता के सहारे ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि सुबह सही समय पर उठकर सभी तैयारियों के साथ जितना भी समय होता है वह पढ़ाई करती हैं और किसी भी कठिनाई के समय अपने टीचरों और अपने माता पिता की मदद लेती हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा का समय दिया। वहीं ताशी बंसल ने बताया कि उनको पीसीएस की तैयारी करनी है। क्रिकेट और अन्य खेलों में भी उनकी रुचि है। डीपीएस रानीपुर स्कूल में 98% अंक प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली निष्ठा गर्ग ने बताया कि वह सुबह आराम से सोकर उठती है और सुबह से आने के बाद घर पर ही पढ़ाई करती है और अन्य एनसीईआरटी बुक, मॉडल पेपर और टीचर की गाइडलाइन के साथ देर रात तक पढ़ाई कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। ऐसे बच्चे पाकर तो भैया बहुत मैं क्या सभी पेरेंट्स ऐसे बच्चे पाकर के बहुत धन्य हो जाएंगे, जिनको ना कभी पढ़ने के लिए कहना पड़ता है ना कुछ कहना पड़ता है और वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हो जाते हैं बिना किसी संसाधनों के। ज़्यादा इसमें कोई गैजेट्स नहीं दिए जाते बच्चों को, 24 घंटे बच्चे नेट पे नहीं चिपके रहते, कोई पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर्स नहीं दिए जाते, फिर भी बच्चे ऐसे कामयाबी की जो शिखर छूते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरह वो खेलती है, उसके अपने शौक है, वो उसको बीटीएस का एक म्यूजिक बहुत पसंद है, देखती है थोड़ी बहुत देर, अपना उसको पता है उसको करना क्या लाइफ में, उसके अपने गोल्स हैं। थोड़ी बहुत देर देखा है, उसको बंद कर दिया, फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ गई। समस्या पढ़ने के लिए आती है, उसके घर में ट्यूशन अवेलेबल है। ट्यूशन का मतलब मैं घर में ही पढ़ाता हूँ। रात को 12 बजे बोलती है, 12 बजे से 5 बजे तक पढ़ लेते हैं। रात को कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, 8 से 10 घंटे पर डेली हम लोग निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स में क्रिकेट उसको बहुत पसंद है। बैडमिंटन में ये बचपन से ही स्मार्ट चैंपियन रही है। गोल्ड मेडल इसने स्कूल में लिए हुए हैं, कहीं बैडमिंटन में भी क्रिकेट में भी। निष्ठा गर्ग, मेरा नाम निष्ठा गर्ग है और मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ और मेरे 98% आए। मैं जल्दी तो नहीं उठ पाती थी क्योंकि मेरे रूटीन में नहीं था, आदत में नहीं था, तो मैं लेट जाग कर पढ़ाई करती थी और बस सारे एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया था और लास्ट में सारा रिवाइज़ करके और बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करके, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करके, साइड बुक से भी सैम्पल पेपर सिर्फ पेपर्स कर रहे थे लास्ट टाइम पे तो। और वो आरटी के चैप्टर्स लर्न कर रखे थे बिल्कुल A to Z। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी इतनी की, इससे ज़्यादा की थी। मतलब मैथ्स में थोड़ा सा कम रह गए, फुल की उम्मीद थी। बाकी हिंदी में काफ़ी शॉकिंग रहा रिज़ल्ट, तो अच्छा रहा जो भी। तो आज परिवार सबने कॉन्ग्रेचुलेट करा, इवन बड़े पापा और दादी तो मेरी काफ़ी खुश थे। पापा भी काफ़ी खुश थे, मम्मा भी काफ़ी खुश थी और मम्मा का तो सपोर्ट भी काफ़ी रहा। मम्मा से ही बातचीत रहती थी और उनसे ही पढ़ाई का पूरा वो
उनका ही योगदान था पूरी पढ़ाई में। टीचर्स को क्या टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। जब हिंदी थोड़ा सा वीक था मेरा, तो मैं मैम के पास लाइब्रेरी में जब स्कूल बंद हुए तब फिर से जाती थी और पढ़ती थी उनसे, तो उनका सपोर्ट। बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ज़बरदस्ती मत पढ़ो किसी के भी, और कैसे भी दूर रहो, फ़ोन से ना ही यूज़ करो तो अच्छा ही है। मैंने अभी 10th पास किया है और 10 में मेरे 98.8% आए हैं। उठती तो मैं नॉर्मल टाइम पे ही थी, बट उसके बाद मेरा रूटीन रहता था कि मेरे को नहाकर कम से कम 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद लंच करके और फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं जितनी सेल्फ स्टडी कर पाऊँ उतनी कर सकती हूँ, और अगर मेरे को कोई डाउट्स होते थे तो फिर मैं पापा को अप्रोच करती थी, मतलब पापा मेरे डाउट्स क्लियर कर देते थे। स्कूल में सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने कभी भी कोई डाउट पूछा है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को रिप्लाई ना आया हो, हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है, और अगर मेरी कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो वो मेरे को बताती थी कि कहाँ मैं ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकती हूँ, और कभी उन्होंने मेरे को डीमोटिवेट नहीं किया कभी भी। मतलब ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ, उन्होंने हमेशा बोला है कि हाँ तुम और इम्प्रूव कर सकती हो और तुम अचीव कर लोगी, ऐसे उन्होंने बोला। ट्यूशन मैंने कभी नहीं ली, कोई ट्यूशन किसी क्लास में नहीं पढ़ा, मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ और पापा पढ़ाते हैं। जूनियर्स को बस यही एडवाइस देना चाहूँगी कि हार्ड वर्क से सब कुछ होता है, स्मार्ट वर्क कभी काम नहीं आता। अगर आप शॉर्टकट्स लेना चाहोगे तो शायद कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अगर आपको सही में कुछ प्रूव करना है तो आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। जितनी सेल्फ स्टडी करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्यूशन या किसी और भी चीज़ से। जनपद शामली में यमुना नदी में नहाने गए 5 युवकों में से एक युवक यमुना में डूब गया, जिसमें से एक युवक के शव को गोताखोरों ने निकाल लिया, जबकि एक युवक की तलाश में गोताखोर यमुना में रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहे। बताया जा रहा है कि 5 युवक यमुना में स्नान करने के लिए गए थे, जिनमें से 2 युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिसके बाद डूब रहे युवकों के साथियों ने शोर मचा दिया, जिस पर आसपास के लोग शोर मचाने पर मौके पर ही दौड़ पड़े और यमुना में डूबे युवकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक यमुना के तेज बहाव व गहरे पानी में डूब गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन में गोताखोरों को दी, जिस पर प्रशासन की टीम और गोताखोर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ गोताखोरों ने यमुना में युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जबकि एक युवक की तलाश की गई। कुछ ही देर बाद दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया। एसडीएम मून भारी अमले के साथ यमुना पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। यमुना में डूबे दोनों युवक झिंझाना थाना क्षेत्र के गाँव नौनागली के रहने वाले हैं। मृतक युवकों के नाम जयंत और आशु हैं। युवकों की यमुना में डूबने की सूचना से विभाग में हड़कंप मच गया और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज नौनंगली गांव के 2 जो बच्चे हैं वो बिडोली यमुना पुल के नीचे डूब गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है और दूसरे के लिए गोताखोर बुलवाए हैं और काम जारी है। मामला है जी, हमारे यहाँ 2 बच्चे डूब गए। एक का जयंत नाम है जी, एक का आशु। तो एक तो हमने निकाल लिया जी, ये करीब 2:30 बजे के आसपास डूबे जी। 3:30 बजे के आसपास यहाँ प्रशासन आ गया, तहसीलदार है, एसडीएम साहब है और मजिस्ट्रेट साहब है, सीओ साहब है। किसी ने कोई वो नहीं करा, हम पका रहे 4 घंटे से। यू टर्न आ गया जी, हमें ना फोन करतू ना कहतू ये कह रहे पुल पा लिए गोताखोरा लिए वोटा की फुलाना का टिकरा, यहाँ कोई नहीं आज ना जनरेटर की व्यवस्था है, यहाँ कुछ नहीं है। और एक लड़का हमने अपने आप निकाल लिया गाँव वालों की मदद से, जो यहाँ के गवांड के गाँव वाले हैं उनकी मदद से निकाल लिया। एक रह रहा जी, उसे हम खोज रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं शासन पर कार्रवाई हो और हमें जाए मिले। तो कुल मिला के प्रशासन की लापरवाही है जी। जी तो आपका मानना है कि लापरवाही 5 घंटे हो लिए सारा सिर जो है दिखते अंकु जो है प्रशासन की लापरवाही है जी, अन्य बच्चा जी भी निकल जाते। तो अब क्या कहना है इन लोगों का? इन लोगों का तो मैं कुछ भी कहना नहीं है जी। फोन झुट्टी मिला हुआ, पता नहीं मिला हुआ कि नहीं मिलाते। हमारे तो 500 मीटर बगल खड़े, हमारे साथ 500 मीटर बगल खड़े जी, हमारे साथ तो बात नहीं करते। कोरोना कर देंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।